ईरानी दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि हर महाज पर जंग का खात्मा होना चाहिए। ये अब एक ऐसा मौक़िफ़ सामने आया कि वाज़े तौर पर जो मौक़िफ़ आ गया कि हर महाज पर जंग का खात्मा होना चाहिए, उसमें अपना हरमुज़ में उनका कंट्रोल जो है उसको उनके इख्तियार को तस्लीम करना होगा। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हमारे असासे जो मुंजमद किए गए उनको खोला जाए, और उन्होंने एक और जो इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने कहा है कि लबनान में भी जंग बंदी होगी। तो ये तमाम हर महाज, लबनान समेत तमाम जो महाज हैं उन पर जंग बंदी होनी चाहिए ताकि बिल्कुल। एक और जो खबर सीरियस है बहुत, सुप्रीम लीडरशिप जो है इनकी मुश्तबा खमनाई, उन्होंने कहा है, उनकी तरफ से जो मैसेज आया है न्यूज़ में आ रहा है कि जी यूरेनियम ये किसी सूरत भी ईरान जो है किसी और मुल्क के हवाले नहीं करेगा, नॉन निगोशिएबल ये बात है। तो अब तो पहली दफ़ा ये बयान आया है, पहली दफ़ा एग्जैक्टली। और ये तो अब मतलब अब तो बिल्कुल ही डेडलॉक की तरफ ही चले गए। जो मेन बात है उसी पे उन्होंने कह दिया नो जी। अब क्या होगा? हमें ज्वाइन किया है एक्स एम्बेसडर जमील अहमद साहब ने। जमील साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी जमील साहब, वही उसी बात से शुरू करते हैं कि जो सुप्रीम लीडरशिप है उन्होंने तो इनकार कर दिया कि जी यूरेनियम हम नहीं देंगे, मुश्तबा खमनेई से तो बड़े अरसे बाद कोई बयान, कोई स्टेटमेंट आई है। और वो तो अगर ये अब इस वक्त सिचुएशन आ जाती है तो आगे क्या मुज़ाकरात और कोई पीस एग्रीमेंट होना है? जी हाँ, वो जो आप जिस स्टेटमेंट की बात कर रही हैं, क्योंकि ज़्यादातर तो सुप्रीम लीडर के तरफ से ऑर्डर्स इशू होते हैं, हुक्मनामा इशू होता है, तो वो आप जिसका जिक्र कर रही हैं उसको उनके ही लीडर ने एक ने अभी फ़िलहाल डिनाई कर दिया है, क्योंकि उसकी अभी तस्दीक पूरी नहीं हो सकी कि वाकई में कोई ऐसी ऑर्डर निकला है या नहीं निकला है। मंजर आम पर ऑर्डर की कापी भी नहीं है इस वक्त। और लेकिन बहरहाल ये शुरू से उनका स्टैंड है ईरानियंस का कि हम अपने इनरिच मटीरियल को बाहर नहीं जाने देंगे। और दूसरी खबर ये भी है आज ईरान के हवाले से कि हमने कह दिया है, ईरानियन कहते हैं, उनकी क़यादत कहती है कि हम इसको सुपरविजन, एक इंटरनेशनल सुपरविजन भी इस पर रखा जा सकता है, जिसके तहत हम इसको डाइल्यूट करके अपने एनर्जी के लिए यानी कि बिजली घरों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या बाकी जो उसके इस्तेमाल होते हैं। तो ये सिलसिला यहाँ तो वो आके मामला वहीं फंस जाता है जहाँ से शुरू हुआ था। आपको याद होगा कि जब जेडी वैंस जा रहे थे पाकिस्तान से, वो तकरीबन 21 घंटे की तवील किस्म की एक मीटिंग के बाद, और वो कह के गए थे कि सिर्फ एक ही पॉइंट पर हम जाके अटक गए और उस पर एग्रीमेंट नहीं हुआ, बदकिस्मती है। बाकी तकरीबन पॉइंट्स पर हमारी लचक थी, हमारी एग्रीमेंट्स थे, लेकिन वो एनरिचमेंट का मामला है, न्यूक्लियर प्रोग्राम का मामला है। तो बात अभी वहीं खड़ी हुई है, लेकिन उस वक्त से लेके और अब तक में काफ़ी पानी पुल के नीचे से बह चुका है। पाकिस्तान की मीडिएशन के जो एफर्ट्स हैं उससे कुछ मामलात कैलिब्रेट हुए हैं, कुछ रिकैलिब्रेट हुए हैं। ये जो ख़बरें आप देते हैं और हम सारे देते हैं, वो यही है कि हम एक साइड से थोड़ी बहुत लचक पैदा करके करवा के और उसके बाद दूसरी तरफ देते हैं, और दूसरी साइड से लेके पहली तरफ देते हैं हम, यानी कि अमेरिका से ईरान और ईरान से अमेरिका को। उसका मकसद यही होता है कि किसी लिहाज से कोई ऊँट किसी करवट बैठ जाए। ये जो ड्राफ्ट की सर हम बात कर रहे थे, ये जो ड्राफ्ट की बात सामने आ रही है कि ईरान में भी इस पे बड़ा देखा जा रहा है और फाइनल किया जा रहा है किसी ड्राफ्ट, ये है ऐसा कुछ, कोई एग्जिस्ट करती है इस तरह की चीज़? जी हाँ, इसको तो मुख्तलिफ ज़रायों ने इसके बारे में बताया कि हाँ ये लेटर ऑफ इंटेंट कह रहे हैं, लेकिन इसको MOU ही कहा जाएगा डिप्लोमेटिक ज़ुबान में। तो MOU एक साइन हो जाएगा कि 30, जिसका मकसद सिर्फ एक होगा कि 30 दिन का किसी तरह विंडो क्रिएट हो जाए और उसी MOU में स्टेट ऑफ हॉर्मस खुल जाए, दोनों साइडों से ब्लॉकेट भी खुल जाए, और स्टेट ऑफ हॉर्मस जो ईरान ने अपने उस पर कंट्रोल रखा हुआ है वो भी खुल जाए। ईरान तो कहता है कि हमने खोला हुआ है, हमने किसकी अथॉरिटी बना दी है, उसके तहत जो हमसे इजाज़त लेता है हम उसको इजाज़त देते हैं। और कल परसों 26 के करीब जहाज़ गुजरे हैं, उसके बाद उससे ज़्यादा गुजरे हैं वहाँ से, लेकिन फिर भी बहरहाल मुतालबा यही है अमेरिका के, कोई टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। और बल्कि रूबियो ने कल शब कह भी दिया ये कि अगर टोल टैक्स की बात हुई हरमुज़ पर तो फिर कोई डील नहीं होगी। मतलब एक तो न्यूक्लियर का मसला भी, वो दूसरा मसला हरमुज़ का। हालांकि जब जंग शुरू हुई थी तो जो उसका असल महवर था वो इनरिचमेंट प्रोग्राम और न्यूक्लियर था, लेकिन उसका जो बाद में ज़िमनी महवर आ गया, ज़िमनी मामलात आ गए, वो स्टेट ऑफ हॉर्मस, जो कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट हो गया है। तो मार्को रूबियो ने कल ये बात की है। ईरान को अगर, मेरा अपना तजिया ये है कि ईरान को अगर ये गारंटी मिल जाए कि उनके एसेट्स को डीफ्रीज कर दिया जाएगा और उन पर पाबंदियाँ
हटना शुरू हो जाएंगी तो मैं समझता हूँ ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के इस मामले पर टोल टैक्स पर भी राजी हो जाएगा, लेकिन अभी तक राजी नहीं हो रहा है। तो मामला यह है, लेकिन एक इसमें पॉजिटिव और मुस्बत बात यह है कि पाकिस्तान अपनी लास्ट डिच एफर्ट कर रहा है, क्योंकि दोनों साइड से तैयारियां तो पूरी हैं। देखिए जंग में जो वक्फा आया है, जो सीज फायर है, इसके दौरान दोनों साइड यानी ईरान ने भी अपनी तैयारियां भरपूर तरीके से की हैं और CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अपने ड्रोन्स को दोबारा मैन्युफैक्चरिंग और डॉक्टर साहब इसी से मैंने कनेक्ट करना था सवाल कि ट्रंप ने तो कहा कि हमने तो सब कुछ तबाह कर दिया, लेकिन उन्हीं के अमेरिकन जो न्यूज़पेपर है वो कह रहे हैं कि नहीं, उनके 50% से ज़्यादा जो है उनके रिजर्व्स अभी भी ईरान के हैं और इस ब्रेक में उन्होंने अपने आप को और जो है प्रिपेयर किया है। ड्रोन्स जो हैं और जो मिसाइल्स हैं 50% से ऊपर का उनके पास अभी रिजर्व ज़खीरा पड़ा हुआ है। मसला यही है कि हम डोनाल्ड ट्रंप को ईरान चैलेंज कर देता है कि आप गलत कह रहे हैं। हमारी कोशिश मीडिएटर्स की यही है कि दोनों को ट्रॉफी डिक्लेयर करने दें। डोनाल्ड ट्रंप तो एक अपना माहौल बना चुके हैं, अपने कौम की जहन साजी उन्होंने पूरी कोशिश की है और बकौल उनके कि उन्होंने तो जंग जीत ली है, 80% 85% तबाहकारी कर दी है उनकी अस्करी जितने भी बेसेस हैं, और उसके साथ साथ 120 नेवल शिप्स को समुंदर के तह में बैठा दिया है। इसी तरह उनकी फिजाइया को बिल्कुल तबाह, तो वो सारी तो क्लेम कर चुके हैं ना, जो कि वॉर ट्रॉफी है, विक्ट्री अनाउंसमेंट है। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप इसमें अपने कौम को खुश कर देते हैं तो यही एक मीडिएशन का एक नुक्ता ये भी सामने आ रहा है कि अगर वो विक्ट्री डिक्लेयर करते हैं तो ईरान उसको चैलेंज न करे ज़्यादा, क्योंकि उनका मिड टर्म इलेक्शन आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप का, और मिड टर्म इलेक्शन में अपने कौम को उन्होंने कोई तो नैरेटिव देना है। अपनी विक्ट्री का नैरेटिव अगर नहीं दिया तो मिड टर्म इलेक्शन तो वो हार रहे हैं, सारे के सारे रेटिंग यही आ रही है, उनकी रेटिंग डाउन हो रही है। तो मिड टर्म इलेक्शन अगर हारते हैं और सर तो बिल्कुल वो भी रिजॉल्व इसका चाह रहे हैं ऐवान नुमाइंदगान में, वो जो अभी ये खबर है कि वोटिंग मौखर हो गई है और जून के पहले है ना, नहीं हुई वो, और वो ये भी टैक्टिक्स हैं। जी हाँ बिल्कुल ये है। देखिए वोटिंग तो सेनेट से तो हो गई ना, और उसके रिपब्लिकन भी 3 टूट गए हैं। वो एक बड़ी उनके लिए कंसर्न की बात है, तशवीश की बात है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। ऐवान नुमाइंदगान में मौखर हो गई है, अगर वो आती भी तो वहाँ उसका हो जाना, पास हो जाना बड़ा मुश्किल काम था। और अगर हो भी जाता है पास तो उनकी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 के तहत और आर्टिकल 2 के तहत अमेरिका के ये तकरीबन नामुमकिन है कि फिर भी वो इम्प्लीमेंट हो जाए, क्योंकि उसके बाद सदर को अख्तियार है कि अगर दोनों हाउसेज उसको क्लियर भी कर दें, अप्रूव भी कर दें, तो उसके बाद वो वीटो कर सकता है, और वीटो के बाद दोबारा दोनों हाउसेज में हो जाता है और उनको 2/3 मेजॉरिटी से उसको दोबारा पास करें तो फिर उस वीटो को खत्म किया जा सकता है। क्लैरिटी आई है, यानी कि इसको दोबारा रीट्रेट कीजिएगा सर, यानी ये प्रेसिडेंट के पास इख्तियार है अगर यानी उनको दोनों हाउसेज में ये बात वाजे हो जाए कि आप नहीं जंग छेड़ सकते और वापस आए आप, उसके बावजूद ट्रंप जंग की तरफ जा सकते हैं। जी उनके कॉन्स्टिट्यूशन में है, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ये बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, फिल्टर दिया हुआ है उन्होंने। और फिर जब वो वीटो हो जाता है तो उसके बाद दूसरा प्रोविजन ये है कि इसको दोबारा हाउस में भेजा जाता है, 2/3 मेजॉरिटी से अगर दोबारा हाउस पास कर दे तो वो वीटो ज़ाया हो जाता है, फिर इसके बाद वो लागू हो जाता है। तो अगर ये रुकते नहीं है तो कौन सी ऐसी स्टेज आएगी डॉक्टर साहब कि उनके ऊपर इतना प्रेशर पड़े कि उनको रुकना ही पड़े? ऐसा क्या मिड टर्म इलेक्शन वो टाइम होगा, क्या होगा वो वक्त कि जब ट्रंप को रोका जाए? बिल्कुल दुरुस्त, बेबस हो जाए। आपने दुरुस्त कहा, ये दुरुस्त कहा कि अमेरिकन हिस्ट्री में जब जब ऐसे हालात पैदा हुए हैं कि वो 20 से 24 सीटें हार जाएं, और पर्टिकुलरली जब ऑयल पे महंगा होता है, $120 से ऊपर चला जाता है, तो उनकी सर्वे ये कहता है कि वो उस वक्त की हुकूमत पिछले 150-200 सालों में उस वक्त की हुकूमत जब महंगाई बढ़ती है तो वो 20 से 24 सीटें हार जाती है मिड टर्म इलेक्शन में। तो अगर ये भी 20 से 24 सीटें हार जाते हैं तो फिर उनकी सबकत खत्म हो जाती है दोनों हाउसेज में, और जब सबकत खत्म हो जाती है तो फिर जाहिर है आर्टिकल का जो 25th अमेंडमेंट है वो लागू हो सकता है, जिस तरह के उनके अपने लोग कह रहे हैं, अपने कांग्रेसमैन और वुमेन कह रहे हैं, और वो है इम्पीचमेंट का। तो वो खतरा जाहिर है कोई भी सदर नहीं लेना चाहेगा, इंक्लूडिंग एक और चीज बताइए सर, ये भी खबर सर्कुलेट कर रही है और मार्को रूबियो ने भी ये बात की कि कोई आला शख्सियत पाकिस्तान से ईरान का दौरा करेंगी और मुज़ाकरात को हतमी शक्ल दी जाएगी, जबकि अरब मीडिया इसको डिनाई भी कर रहा है। कल भी ये खबर आई, उससे पहले भी ये खबर आई थी। तो और अरब मीडिया क्यों इसको डिनाई कर रहा है? या तो मतलब पाकिस्तान डिनाई करता है, अरब मीडिया इज डिनाइंग, ये क्या?
دیکھیں یہ بات بالکل منطقی معلوم ہوتی ہے اور اس میں کچھ اشارے بھی مل رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب اگر وہاں راہیں ہموار ہو جاتی ہیں تو وہ جائیں گے، کیونکہ ان کا جو راہ و رسم ہے پاسداران سے، کیونکہ وہ ایم آئی کے بھی ڈی جی رہے ہیں، وہ آئی ایس آئی کے بھی ڈی جی رہے ہیں، اور ان فرائض منصبی میں یہ شامل ہے کہ مختلف ممالک کے سالاروں سے سپہ سالاروں سے راہ و رسم ہموار ہوں، تو ان کو ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے فیلڈ مارشل کو، اور وہ ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جو پہلے کلیدی عہدوں پر وہ رہے ہیں وہ بھی اب ان کے لیے مفید ثابت ہو رہے ہیں، اور ظاہر ہے ایک نیوکلیئر ملک کا سپہ سالار اس کی ایک اہمیت ہے، افادیت ہے، اور یہ تو خاص طور پر مارکہ حق جیتنے کے بعد فیلڈ مارشل کی ویسے بھی ایک دنیا نے دیکھی ملک کا تو کام بڑا ہے، تو اس لیے ان کا جانا بنتا بھی ہے۔ اگر فائنل کوئی کہیں فائنل کیلیبریشن کرنی ہے، فائنل اگر اس کی کوئی تھوڑی سی نوک پلک ٹھیک کرنی ہے، تو ایسے فیلڈ مارشل کا جانا ایک منطق معلوم ہوتا ہے۔ مجھے کوئی تعجب نہیں ہوگا کہ آئندہ ابھی چند گھنٹوں میں ان کی اڑان ہو جائے ایران کی طرف۔ جی بہت شکریہ سر، آپ نے وقت دیا ہمیں۔